फिल्म की शुरुआत शिन और हयू नाम के दो जवान लड़कों से हुई जो युद्ध के कारण अनाथ हो गए हैं और उन्हें एक छोटे से गांव में गुलाम के रूप में बेच दिया गया है। गांव के रास्ते में वे ओकी नाम के एक महान सेनापति की वीरतापूर्ण एंट्री देखते हैं जो अपने पीछे हजारों सैनिकों को लीड कर रहा है। लड़के साफ साफ उसके पास मौजूद अपार शक्ति से इम्प्रेस हो जाते हैं। गांव पहुंचने पर एक बुजुर्ग व्यक्ति लड़कों को मजदूरी का काम सौंपता है और उन्हें आराम के लिए केवल एक मामूली सा अस्तबल अवेलेबल कराता है। खराब परिस्थितियों के बावजूद भी वे कोई शिकायत नहीं करते और एक दूसरे के काम में हेल्प करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है उनका रिलेशन गहरा होता जाता है और गहरी दोस्ती में बदल जाता है। वे भी समान जुनून रखते हैं और अपने लॉ स्टेटस से बचने और महान सेनापति बनने का सपना देखते हैं, ये जानते हुए भी कि नौकर होने से छुटकारा पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अपने सपने को पूरा करने के लिए लड़के अपने फाइटिंग स्किल की प्रैक्टिस करने के लिए अपना खाली समय जंगल में बिताते हैं। तलवार चलाने की तकनीक सीखने के लिए वे लकड़ी का इस्तेमाल करके तलवारें भी बनाते हैं। कई साल बीत गए और दोनों लड़के बड़े हो गए, लेकिन उन्होंने अभी भी जंगल में अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। इसने उन्हें अद्भुत सैनिकों में बदल दिया है। एक दिन उनके ट्रेनिंग सेशन के दौरान जनरल चेंग वेन जून ने उन्हें देखा। ऐसा लगता है कि वह हयू की तलवारबाजी से इम्प्रेस है और एक प्लान के बारे में सोचता है। उस दिन बाद में जंगल से लकड़ी इकट्ठा करके घर लौटने पर लड़कों को पता चला कि जनरल चेंग उनका इंतजार कर रहे हैं। ये पता चला कि गाँव का दौरा करने का उसका पर्पस एक महान सैनिक की खोज करना है जो राजा किन जेंग की सेवा कर सके। हैरानी की बात यह है कि उसने सिपाही को पहले ही चुन लिया है और वह कोई और नहीं बल्कि हयू है। वो इस अचानक फैसले से सरप्राइज है और वह सोचता है कि क्या यह आगे बढ़ने का सही समय है। हालांकि शिन, जो अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए वास्तव में खुश है और उसे अपने सपने को हासिल करने के लिए हिम्मत देता है, उसने ये भी वादा किया कि वह और अधिक मेहनत करेगा और जल्द ही हयू तक पहुंच जाएगा। उस रात अलग होने से पहले दो सबसे अच्छे दोस्तों ने फ्यूचर में फिर से मिलने का वादा करते हुए एक आखिरी प्रैक्टिस फाइट की। अगले दिन से शिन ने अपने फाइटिंग स्किल को बढ़ाने के पक्के इरादे के साथ जंगल के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी ज्यादा मेहनत से ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। कई महीनों की कठोर ट्रेनिंग के बाद उसकी ताकत इतनी बढ़ जाती है कि वह अपनी लकड़ी की तलवार का उपयोग करके एक चट्टान को तोड़ने के काबिल हो जाता है। एक रात शिन अपनी ट्रेनिंग के बाद अपने अस्तबल में आराम कर रहा था, तभी उसे अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। जब वह इसे खोलता है तो उसे हैरान करते हुए गंभीर रूप से घायल हयू मिलता है। अपनी आखिरी सांसों में हयू राज्य के भीतर उथल पुथल के बारे में बात करता है। उसने खुलासा किया कि राजा के छोटे भाई सेक्यो ने वास्तव में शाही परिवार को खत्म करने के लिए कुछ हथियारों को काम पर रखा है। अंतिम सांस लेने से पहले हयू ने शिन को एक नक्शा दिया और उससे माग गांव में जाने को कहा, जहां से उसे अपने सपने को पूरा करने का रास्ता मिल सके। ये सब जानने के बाद शिन हयू की तलवार पकड़ लेता है और हथियारों के आने से ठीक पहले गाँव से भाग जाता है, न चाहते हुए भी अपने सबसे अच्छे दोस्त के शरीर को पीछे छोड़ देता है। रास्ते में उसकी मुलाकात लोकल गुंडों के एक ग्रुप से होती है जो उसे घेर लेते हैं और उसके हाथ में मौजूद कीमती तलवार की मांग करते हैं। शिन उनसे अपना रास्ता साफ करने के लिए कहता है क्योंकि वह फालतू लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन जब गुंडे बात नहीं मानते तो वह अपने लंबे कठोर ट्रेनिंग की मदद से उनमें से हर एक को आसानी से मार गिराता है। कई मील तक दौड़ने के बाद शिन आखिरकार अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, एक छोटी सी झोपड़ी। एक बार अंदर जाने पर वह एक ऐसे व्यक्ति को देखकर चौंक गया जो हयू से बिल्कुल मिलता जुलता था। इससे शिन हैरान हो जाता है क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राजा जेंग निकला जो राज्य से भाग गया था। जेंग ने खुलासा किया कि जनरल चेंग राजा जैसा दिखने के कारण जानबूझकर हयू को महल में लाया था। इस चाल का पर्पस गुप्त अधिकारियों को धोखा देना था जो राजा को मारना चाहते थे। दुर्भाग्य से हयू को इस उद्देश्य के लिए बलिदान दिया गया। इस बीच गांव में जनरल साजी के लीड में हत्यारों को हयू का मरा हुआ शरीर मिला। चालाक जनरल को सच्चाई का पता लगाने में कुछ ही समय लगता है कि मरा हुआ आदमी एक धोखा है, जबकि असली राजा अभी भी जिंदा है, जिसकी वजह से वह जितनी जल्दी हो सके राजा को मरा या जिंदा खोजने का ऑर्डर पास करता है। दूसरी ओर शिन को ये जानकर राजा जेंग पर बहुत गुस्सा आया कि उसके जगह पर उसके सबसे अच्छे दोस्त की मृत्यु हो गई। लेकिन इससे पहले कि वह उस पर अपना गुस्सा उतार सके, प्रिंस सेक्यो द्वारा भेजे गए एक हत्यारे ने उन पर अचानक हमला कर दिया। ये जानकर कि हत्यारे वही हैं जिन्होंने हयू को मार डाला, शिन और भी क्रोधित हो गया और दुश्मन से लड़ना शुरू कर दिया। आखिरकार अपनी बेहतर स्किल का इस्तेमाल करके वह हत्यारे को मारने में सफल हो जाता है। इसके बाद वह राजा जेंग के पास वापस आता है और उससे पूछता है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त को क्यों मरना पड़ा। जवाब में जेंग ने खुलासा किया कि संभावित खतरे के बारे में जानने के बावजूद राज्य को बचाने के लिए हयू ने बहादुरी से अपने जीवन का बलिदान देने पर सहमति जताई थी। इसके अलावा जेंग का ये भी दावा है कि अपने छोटे भाई को राज्य पर कब्जा करने से रोकने के लिए उसे जीवित रहना पड़ा। यदि सारी शक्तियां सेक्यो के हाथ में आ गईं, तो उसे पूरे राज्य को नष्ट करने में कोई समय नहीं लगेगा। इसके बाद राजा जेंग ने शिन से सेनाओं को एकजुट करने और सिंहासन को दोबारा पाने में उसकी मदद करने के लिए कहा, ये कहते हुए कि यह हयू के बलिदान का सम्मान करने का सबसे अच्छा तरीका है।
अगले सीन में हम प्रिंस सेक्यो को देखते हैं, जो ये खबर सुनकर बहुत गुस्सा होता है कि उसका भाई अभी भी जिंदा है। उनका गुस्सा जनरल चेंग पर भी फैला, जिन्होंने जेंग की जान बचाने के लिए एक धोखेबाज को काम पर रखा था, जिसके अनुसार प्रिंस सेक्यो ने चेंग और जेंग दोनों को पकड़ने का आदेश दिया और ट्रॉफी के रूप में उनके सिर की मांग की। उनकी डिस्कशन के बीच खतरनाक जनरल ओ की महल में आता है और कटा हुआ सिर पेश करता है और दावा करता है कि यह चेंग का है। इससे प्रभावित होकर राजकुमार ने उसे राज्य के नए जनरल के रूप में अपॉइंट किया और उसको जेंग को पकड़ने का मिशन सौंपा। कहीं और जेंग और शिन जंगल से गुजर रहे हैं, जहां जल्द ही उनके साथ हेलियाओ डियाओ नाम का एक पहाड़ी जाति का बच्चा भी आता है। तीनों मिलकर पहाड़ी रास्ते से अपना रास्ता बनाते हैं। जैसे ही वे बांस के जंगल में पहुंचते हैं, उन पर एक दूसरे हत्यारे द्वारा हमला किया जाता है, जो अपने हथियार के रूप में जहरीले डांट और एक कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता है। शिन अपनी तलवार पकड़ लेता है और बहादुरी से उसके खिलाफ एक खतरनाक लड़ाई में शामिल हो जाता है। एक लंबी लड़ाई के बाद वह अपनी तलवार से दुश्मन के सिर को काटने में सफल हो जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि जहर वाले डांट में से एक उसके शरीर पर लग गया है, जिससे वह बेहोश हो गया। इसके बाद जेंग और हेलियाओ उसे ठीक होने में मदद करने के लिए एक खंडर रिजॉर्ट में ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद शिन को होश आता है और जेंग के साथ उसकी लंबी बातचीत होती है। जल्द ही सैनिकों का एक समूह रिजॉर्ट में पहुंचता है, जिसका नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि जनरल चेंग कर रहा था, जिसके बारे में पहले माना जाता था कि वे मारे गए हैं। यहाँ ये पता चला है कि ओकी ने प्रिंस सेक्यो को जो सिर भेंट किया था वह सिर्फ एक चाल थी। चेंग, जो अभी भी राजा के प्रति वफादार है, राजकुमार सेक्यो की पकड़ से सिंहासन को दोबारा पाने की रणनीति तैयार करने के लिए उसके साथ सहयोग करता है। हालांकि जेंग युद्ध में जाने से झिझक रहा है, क्योंकि उसके लोगों की संख्या सेको की 80,000 सैनिकों की सेना से बहुत कम है। ये सुनकर चेंग ने जेंग शाही परिवार के एलाइस माउंटेन ट्राइब से मदद मांगने का आइडिया दिया, जिसे सदियों पहले धोखा दिया गया था। चेंग बताते हैं कि अगर वो राजी हो तो वे एक बड़ा सैन्य गठबंधन बना सकते हैं। इससे जेंग मान जाता है, इसलिए वे सभी पहाड़ी आदिवासी एरिया की ओर चले जाते हैं। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद वे सभी पहाड़ी ट्राइब के एरिया की बॉर्डर पर पहुंचते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे उस स्थान में एंटर कर सके, उन्हें पहाड़ी ट्राइब के सैनिकों ने पकड़ लिया और उन्हें युतानवा नाम के उनके सरदार के पास ले आए। जेंग ने अपने पूर्वजों की ओर से माफी मांगी और अपने राज्य को दोबारा हासिल करने में ट्राइब की सहायता की मांग की। सरदार ने शुरू में अतीत में जेंग के राज्य के कामों के कारण ट्राइब को हुए नुकसान का हवाला देते हुए उसकी मांग को अनसुना कर दिया। हालांकि राजा परेशान रहता है और वह बताता है कि यदि उसका भाई सिंहासन का दावा करता है तो इसके परिणाम क्या होंगे। ये सब सुनकर युटानवा अपने राज्य के प्रति जेंग के डेडिकेशन से इम्प्रेस होती है, इसलिए वह घोषणा करती है कि पहाड़ी ट्राइब फिर से जेंग राजघराने से संबंध जोड़ेगी और मदद करेगी। इस अलायंस को सिक्योर करने के बाद राजा जेंग ने सभी दिशाओं से शाही सेना पर हमला करने का अपना प्लान शेयर किया। अगले दिन जेंग और उसके सैनिक खुद को पहाड़ी ट्राइब के मेंबरों में छुपा लेते हैं और शाही महल की ओर बढ़ते हैं। जब वे पहुंचते हैं तो युतानवा राजकुमार सेक्यो के सलाहकार से जुड़ती है और राजकुमार के साथ अलायंस का प्रपोज रखती है। सलाहकार यह जानकारी प्रिंस सेक्यो को देता है और एक लंबे डिस्कशन के बाद वे अलायंस करने के लिए सहमत होते हैं। हालांकि आगे की चर्चा के लिए अभी माउंटेन ट्राइब में से केवल 50 को ही अनुमति दी गई है। अगले सीन में 50 का समूह राज्य में प्रवेश करता है और जल्द ही दुश्मनों पर अपना हमला शुरू कर देता है। अपनी तैयार प्लान का पालन करते हुए जेंग ने अपनी सेना को 2 ग्रुपों में बांट दिया। एक ग्रुप को लीड शिन और चेंग ने किया, जबकि दूसरे समूह का नेतृत्व युटानवा और जेंग ने किया। शिन का ग्रुप सिंहासन के कमरे तक पहुंचने के लिए अंडरग्राउंड रास्ते का इस्तेमाल करता है, जबकि जेंग का समूह मैन रास्ते का इस्तेमाल करता है। हालांकि दुष्ट राजकुमार के पास हजारों आदमी हैं, लेकिन कुशल राजा और पहाड़ी ट्राइब के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं है। दूसरी ओर शिन के समूह को जनरल साजी ने रोक लिया है, जो उनके खिलाफ एक बड़ा राक्षस भेजता है। हालांकि ग्रुप शुरू में जायंट पर हावी होने के लिए स्ट्रगल करता है, शिन आखिरकार एकजुट ग्रुप में उसे मारने में सफल हो जाता है। इसके बाद वे राजकुमार सेक्यो की हत्या करने के इरादे से शाही महल में घुस गए। हालांकि राजकुमार लापरवाह रहता है, क्योंकि उसकी सुरक्षा के लिए कई गार्ड होते हैं। सेक्यो ने घुसपैठियों को खत्म करने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली जनरलों में से एक साजी को बुलाया। वो काम पर लग जाता है और पहाड़ी ट्राइब सैनिकों के एक हिस्से पर आसानी से काबू पा लेता है। इस टकराव के बीच शिन को साजी के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई की चुनौती दी जाती है, जिसे वह बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लेता है। इसके बाद दोनों के बीच भयंकर तलवारबाजी शुरू हो जाती है, जिसमें दोनों अपने खतरनाक फाइटिंग स्किल का प्रदर्शन करते हैं। समय के साथ साजी ने बढ़त हासिल कर ली और कुछ शक्तिशाली वार किए, जिससे शिन को बहुत नुकसान हुआ। फिर भी हमारे हीरो को हयू की याद और उसके सपनों में विश्वास उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अपने कभी न हार मानने वाले रवैये के साथ वह आखिरकार साजी को चाकू मारकर खत्म करने में सफल हो जाता है। हारी हुई लड़ाई देखने के बाद सेक्यो की काउंसिल भागने का ट्राई करती है, लेकिन हेलियाओ उसे रोकती है और दांत से उसकी आंख निकाल लेती है। गुस्से में सलाहकार ने डांट के जहर से मरने से पहले हेलियाओ को चाकू मार दिया। सौभाग्य से हेलियाओ सुरक्षित है, उसके मजबूत कवच के कारण।
इस मौके का फायदा उठाकर सेक्यो भागने का ट्राई करता है, लेकिन जब वह बाहर पहुंचता है तो उसका सामना उसके भाई और पूरी पहाड़ी ट्राइब सेना से होता है। झेंग अपनी तलवार के एक ही शक्तिशाली प्रहार से तेजी से सेइको को अपने वश में कर लेता है और फिर उसे सजा के रूप में कई घूंसे मारता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद आखिरकार उसने अपने भाई की जान न लेने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद जनरल ओकी अपनी सेना के साथ कोर्टयार्ड में आता है और झेंग से सवाल करता है कि उन्होंने ये लड़ाई क्यों लड़ी। जवाब में झेंग ने बताया कि वह किसी भी गद्दार द्वारा शाही अधिकार के गलत इस्तेमाल की अनुमति नहीं दे सकता। ओकी आगे पूछता है कि वह राजा के रूप में क्या करेगा और चेतावनी देता है कि यदि उसने ठीक आंसर नहीं दिया तो वह उसका सिर काट देगा। झेंग युद्ध में जीने मरने के राज्यों के युग के बीच चीन को एकजुट करने के अपने पक्के इरादे के बारे में बताता है, भले ही भविष्य में शांति के लिए ताकत का इस्तेमाल करने की आवश्यकता हो। उत्तर ओकी को खुश करता है और वह झेंग के साथ अलायंस बनाता है। फिर वह सेइको की बची हुई सेना को पीछे हटने का ऑर्डर देता है। हालांकि नाखुश जनरलों में से एक, जो सेइको के प्रति वफादार है, ऑर्डर मानने से इनकार करता है और इसके बजाय वह झेंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर जनरल ओकी मुस्कुराता है और एक ही खतरनाक हमले से पूरी सेना को खत्म कर देता है। अंतिम सीन में झेंग अपने सिंहासन पर वापस आ जाता है, जबकि शिन अपने और हयू दोनों के सपनों को साकार करके खुश होता है।